Hello friends, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Today we are going to discuss about some evolution related questions, and this topic is mentioned in CSIR NET syllabus in unit 11. Okay, so let's get started. First question is, यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम ए लिस्ट द नेम ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एंड कॉलम बी लिस्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म्स प्रपोज्ड बाय देम इन रैंडम ऑर्डर. ओके, तो ये कुछ बायोलॉजिस्ट के नेम दिए हुए हैं और ये इन्होंने कुछ इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म प्रपोज किए हुए हैं, उसके बारे में दिया हुआ है और इनको हमें सही से अरेंज करना है. ओके, सो सबसे पहले हैं जीन बैप्टिस्ट लेमार्क. सो लेमार्क के बारे में हम सबको पता है. लेमार्क ने क्या दिया था? लेमार्क ने बताया था कि हमारे अंदर कुछ ऐसा वाइटल फोर्स होता है जिसके थ्रू हम लोग जैसा चाहे वैसा अपने आप को एडेप्ट कर सकते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हम लोग अपने आप को चेंज कर सकते हैं और ये जो चेंज होगा वो क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन पास होगा, मीन्स हेरिडिटरी होगा. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स. तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर ये किसने दिया था? लेमार्क ने. सो ए मस्ट बी सेकंड. ओके, तो ए का सेकंड कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया हुआ है. तो फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा. सेकेंड इज चार्ल्स डार्विन. तो डार्विन के बारे में सबको पता है. डार्विन ने क्या बताया था? डार्विन ने बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी दी थी वो डार्विन ने दी थी. इसके अलावा जो डार्विन की फिंचेस है, फिंचेस के बारे में बताया था उन्होंने कि ये सारी जो क्या है नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है और उसमें क्या हुआ, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ जीनोटाइप्स मीन्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो हमारे चैनल का नाम है वो भी किसके बेस पे है? इसी जो डार्विन का पोस्टुलेट है उसके बेस पे है. ओके, तो इसमें क्या है, जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट होगा वही क्या करेगा, उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, वही क्या होगा उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, अपने आप को एडेप्ट कर पाएगा और वो इनब्रीड करेगा और नेक्स्ट जनरेशन में अपने ऑफस्प्रिंग को पास करेगा. ओके, सो बी मस्ट बी थर्ड. बी का क्या हो जाएगा? थर्ड. इसमें भी है, इसमें भी है. नेक्स्ट इज मोटो किमोरा. मोटो किमोरा ने क्या दिया था? मोटो किमोरा ने एक न्यूट्रल थ्योरी दी थी. मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के लिए न्यूट्रल थ्योरी बताई थी मोटो किमोरा ने. और न्यूट्रल थ्योरी में क्या बताया था इन्होंने कि जो मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं या फिर डिलीटेरियस होते हैं. मीन्स उनका जो कोई भी इफेक्ट है, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट इवोल्यूशन पे नहीं होता है. ओके, सो मोटो किमोरा की क्या थ्योरी थी? वेरिएशन एट द मॉलिक्यूलर लेवल इज सेलेक्टिवली न्यूट्रल. ये सारे जो मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई म्यूटेशंस या वेरिएशंस हो रहे हैं वो क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे. ओके, सो सी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट. एंड सीवोल्ड राइट. सीवोल्ड राइट का नाम आते ही हमें याद आ जाना चाहिए. सीवोल्ड राइट ने बताया था किसके बारे में? जो भी कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं एलीलिक फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, इन्होंने एक मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी जिसमें बताया था कि ये जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी में अगर कोई चेंज हो रहे हैं या फिर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? कुछ इवोल्यूशनरी फोर्सेज की वजह से होते हैं. और ये इवोल्यूशनरी फोर्सेज क्या हो सकते हैं? माइग्रेशन हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है. ओके, सो जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में किसने बताया था? सीवोल्ड राइट ने. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी मस्ट बी फर्स्ट. सी का फर्स्ट कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है. और डी का फोर्थ. ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, fossils of the same species of freshwater reptiles have been found in South America and Africa. Based on the current understanding, which of the following is the best possible explanation for this pattern? तो यहाँ पे क्या बताया गया है? Some species of freshwater reptiles is found in South America and South Africa. ये दोनों इनके स्पीशीज़ के जो फोसिल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, सेम स्पीशीज़ के. तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या यहाँ पे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हैं, क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द सेम स्पीशीज़ ओरिजिनेट एंड इवॉल्व इंडिपेंडेंटली इन दीज टू प्लेसेस. तो ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज हम क्या पढ़ते हैं कि सारी स्पीशीज़ का ओरिजिन है वो एक सिंगल एंसेस्टर से हुआ है. उसके बाद यहाँ से कुछ यहाँ पे क्या होते हैं
अलग अलग से ये सारी ब्रांचेज होती हैं और उसके बाद यहाँ से इवोल्यूशन हुआ है, लाइक यू बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया। सो ये सारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो एक सिंगल स्पीशीज से हुआ है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली इवॉल्व नहीं हो सकती, ये नहीं होगा। सेकेंड इज द स्पीशीज माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका टू एस्टेब्लिश न्यू पॉपुलेशन इन साउथ अमेरिका, तो ये भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज ये अफ्रीका से अमेरिका में गई है या फिर अमेरिका से अफ्रीका में गई, ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज दोनों जगह सेम स्पीशीज प्रेजेंट है। हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ से ये माइग्रेट हुई थी या यहाँ से ये माइग्रेट हुई थी। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से रिलेटेड है बिकॉज हमें पता है सबसे पहले जो अर्थ था वो एक पूरा इस तरह से एक पार्ट था, उसके बाद जैसे ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, ओके, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, उसके बाद उसमें इस तरह से कुछ ड्रिफ्ट हुआ और वो अलग अलग पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो गए, यूरेशिया एंड इस तरह से पेन। ओके, सो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका वर जॉइंड एट द सेम पॉइंट इन अर्थ हिस्ट्री, तो अर्थ की हिस्ट्री में ये किसी न किसी टाइम में एक दूसरे के साथ जॉइंट थे। ओके, सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट conclusion for this question. Okay, next question is the mean and standard deviation of body size in Drosophila population are 8.5, mean क्या है यहाँ पे 8.5 and standard deviation is 2.2 millimeter respectively. Under natural selection over many generations the mean and standard deviation of body size changes to 8.5 and 0.8 millimeter respectively. The type of natural selection responsible for the change is called. So यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते हैं, मीन क्या है यहाँ पे 8.5 है, तो इसका अगर ग्राफ देखें तो मीन यहाँ पे कितना आ रहा है 8.5 आ रहा है फर्स्ट वाले ग्राफ में। ओके, ये क्या है मीन है और ये है 8.5 एंड इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वाला जो डेविएशन मीन्स इसमें वेरिएशन कितना है, ये कितना आ रहा है हमारा 2.2 मिलीमीटर। ओके, और अगर नेक्स्ट वाले ग्राफ के अंदर देखें तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मीन वापस सेम है, मीन क्या है हमारा 8.5 रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या हो गया, थोड़ा डिक्रीज हो गया, ये हो गया 0.8। ओके, तो ये किस टाइप का सिलेक्शन है, जिसके अंदर मीन बिल्कुल सिमिलर रहता है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर डेविएशन में अगर थोड़ी बहुत कमी आ जाती है तो वो इस टाइप के सिलेक्शन को बोला जाता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ओके, तो ये क्या हो गया स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अगर यहाँ पे 2 टाइप की मीन आती, अगर मीन अलग अलग से आ जाती, 2 टाइप की मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है तो इसको क्या बोला जाता है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। और अगर डायरेक्शनल मीन्स यहाँ पे मीन अगर चेंज होके एक डायरेक्शन में अगर शिफ्ट हो जाती इस तरह से तो इसको क्या बोला जाता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। ओके, और न्यूट्रल तो बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाता है कि सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन में मेनली डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन और इसमें डायरेक्शनल एंड स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी आप लोग देखेंगे इसको। ओके, सो 2 काइंड ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस एक्टिंग ऑन ए ट्रेट आर शोन इन द फिगर बिलो। इन ईच द टॉप ग्राफ शोज द ट्रेट फ्रिक्वेंसी, ये क्या है ट्रेट फ्रिक्वेंसी शो कर रहे हैं, ट्रेट फ्रीक्वेंसी बिफोर एंड द बॉटम ग्राफ फ्रीक्वेंसी आफ्टर द एक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो ये क्या है आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन है, ये है फ्रीक्वेंसी। ओके, और ये है आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन नीचे बॉटम में। ओके, सो द काइंड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ए एंड बी, तो ए एंड बी में हम लोग वापस से इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि मीन वापस से सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन रिड्यूस हो गया, कम हो गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए मस्ट बी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ए में क्या हो जाएगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। और डिस्ट्रप्टिव क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर 2 मीन दिखाई दे रही है, अगर जहाँ पे भी 2 मीन दिखाई दे वो क्या होगा हमारा डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। सो ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer. Next question is,
The body weight of adult female of a strain of Drosophila is 1.8 plus minus 0.5 मिलीग्राम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये उसी टाइप से क्वेश्चन है। इसकी जो क्वेश्चन की लेंथ है उसको देख के हमें डरना नहीं है। ओके, इन ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ईच ऑफ द 3 ग्रुप्स of this strand was subjected to a different type of selection pressure having influence on the female body weight. Okay, after many generation of experimental selection pressure the body weight changed as follows. तो बॉडी वेट में इनमें क्या क्या चेंज आया, ये 3 ग्रुप्स हैं, इनके बॉडी वेट में क्या चेंज आया, ये सबसे पहले था एडल्ट के अंदर। ओके, और उसकी जो स्ट्रेन है उसमें क्या चेंज आया, सबसे पहले इसका जो मीन है वो सेम है इसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या होना चाहिए, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ओके, और इसके जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसमें भी थोड़ा कमी आई है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या होगा हमारा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सेकंड में क्या होगा, बाई मॉडल। बाई मॉडल मीन्स यहाँ पर 2 मीन आ रही है, 2 मीन आ रही है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा डिसरप्टिव सिलेक्शन। ओके, एंड नेक्स्ट इज नॉर्मल है। ओके, और इसके मीन के अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा मीन में ये इंक्रीज हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में भी कमी आ गई, तो इट मीन्स ये क्या होगा, इस तरह से डायरेक्शनली यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ओके, सो जैसे ये पहले इस तरह से था, यहाँ पे इस तरह से था, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना था, ये क्या हो गया इस तरह से एक डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो गया। सो ए का क्या हो जाएगा स्टेबलाइजिंग, बी मस्ट बी डिस्ट्रप्टिव, ग्रुप ए इज स्टेबलाइजिंग, बी डिस्ट्रप्टिव एंड सी इज द डायरेक्शनल। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, इनके जो लेंथ होते हैं क्वेश्चंस की वो देख के हमें यहाँ पे क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज selection in which 2 extreme phenotype leave more offspring than the intermediate phenotype is called. So यहाँ पे क्या हुआ, 2 extreme phenotype leave more offspring than the intermediate phenotype. It means यहाँ पे 2 extreme phenotype के लिए पूछा जा रहा है, वापस वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन की थोड़ी बहुत लैंग्वेज को चेंज करके इसमें क्वेश्चन सेम टाइप से पूछे जा रहे हैं। आप इसके ईयर्स को देख सकते हैं, ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया था, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। इसके अलावा ये पूछा गया था दिसंबर 2014 के अंदर, ये 13 का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको किस तरह कंपेयर कर सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन सिमिलर टाइप से पूछे जाते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। ओके, सो यहाँ पे 2 एक्सट्रीम फिनोटाइप मीन्स यहाँ पे 2 मीन्स आएगी, और 2 मीन मीन्स यहाँ पे क्या होगा, डिसरप्टिव सिलेक्शन। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Next question is the change in a trait with time as a result of natural selection is shown above. This type of natural selection is, तो ये किस टाइप का नेचुरल सिलेक्शन होगा, आप खुद देख के बताओ। ये क्या है, इसका जो मीन है, यहाँ पे मीन को अगर देखें तो ये क्या है, ये बिल्कुल सिमिलर आ रहा है। ओके, लेकिन इसका जो डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें ये क्या हुआ, थोड़ी सी कमी आई है। ओके, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ फाउंड दैट पीपल विद द जेनेटिक डिजीज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द अंडरलाइंग मैकेनिज्म। ओके, तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, ये जो हीमोग्लोबिन का जो जीन होता है उसके अंदर अगर ये नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल, ये क्या होते हैं, मलेरिया के रेजिस्टेंस शो नहीं करते हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन अगर ये सिकल सेल है और हेट्रोजाइगोट है, ये नॉर्मल है और ये सिकल सेल, इट मीन्स जो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मलेरिया के रेजिस्टेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे बताया हुआ है रेजिस्टेंट टू मलेरिया। तो ये जो सिकल सेल्ड कैरियर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मलेरिया रेजिस्टेंट होते हैं। इट मीन्स इसको क्या बोला जाता है, सुपीरियोरिटी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। ओके, और या फिर इसको बोला जाता है हेट्रोजाइगोट एडवांटेज।
तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरह से जो मलेरियल रेजिस्टेंस जो शो करते हैं वो कौन करते हैं, जिसके अंदर हेट्रोजाइगोसिटी प्रेजेंट रहती है। ओके, तो इस टाइप की जो जीनोटाइप प्रेजेंट रहेगा, जिसका इस टाइप के जो एलील्स प्रेजेंट रहेंगे वो क्या करेंगे, हेट्रोजाइगोट एडवांटेज शो करेंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या होगा, मलेरिया के लिए ये क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो दीज आर क्वेश्चन अबाउट